गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चन आंसरों को आज हम एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत से बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। तो आज बच्चों इस डर को हम खत्म करेंगे और आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, साधारण सरल शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसरों को और बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास 12th का है ये, क्लास 12वीं इंग्लिश का है ये, याद रखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें 4 पार्ट हैं। इंग्लिश में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। A, B, C और D, 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है रीडिंग स्किल का है, दूसरा पार्ट राइटिंग स्किल का है, तीसरा ग्रामर का है और चौथा लिटरेचर का है। पूरे इंग्लिश को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अब इसमें देखिए, लिटरेचर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लिटरेचर में टोटल नंबर होते हैं 40 नंबर के बच्चों। लिटरेचर आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का। इसमें देखिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूरे आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, वो 16 नंबर के आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो 14 नंबर के रहेंगे। पोएट्री एक्स्ट्रा स्टेंजा 6 नंबर के आते हैं और सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आएगा। टोटल जोड़ लीजिएगा 40 नंबर होंगे। ये जो आपका लिटरेचर से जुड़े हुए हैं ये सभी आते हैं और मैं आपको 40 में 40 लाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ लें और इसको आप प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंग्लिश में लिटरेचर के 3 हिस्से हैं। एक है प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो आज हम प्रोज के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और एक वीडियो नेक्स्ट आएगी जिसमें पोएट्री होगा कंप्लीट और एक वीडियो में सप्लीमेंट्री। 3 हिस्सों में पूरे इंग्लिश को कवर करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोज और इसमें इंपॉर्टेंट लेसन जो है आप याद रखिएगा। पहला लेसन द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर और चौथा है द रैट ट्रैप। यदि आपके पास सीरीज हो, बुक हो, गाइड हो, कुछ भी हो, उसमें इन चारों पे ट्रिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लेसन आपके इंग्लिश के प्रोज के ये हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप चाहे तो अपने सीरीज में, बुक में, गाइड में ट्रिक कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को थोड़ा दोहरा लीजिएगा और मैं भी यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। द लास्ट लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। यानी कि एम हैमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। ये क्वेश्चन है पहले लेसन का कि जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। तो क्या कहा था बच्चों? आंसर आपके सामने है। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमल साहिम, एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड और बोले, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता पूर्वक, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग्स विदाउट हिम, वे तुम्हारे बिना भी स्टार्ट करने जा रहे थे। अगर नहीं आए होते तब क्लास स्टार्ट होने जा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा। ये आपके सीरीज में क्वेश्चन है तो इसको ट्रिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हैमल ने लास्ट लेसन के बारे में पहले क्या बोला, उन्होंने कहाँ से बोलना शुरू किया। आंसर देख लीजिए इसका उत्तर। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा, एड्रेसिंग हिम चिल्ड्रन, अपने उन बच्चों को, छात्रों को परिचय देते हुए, डेट इट वाज द लास्ट लेसन, कि आज आखिर लेसन है, अंतिम पाठ है, ही वुड गिव देम, जो उन्हें देने जा रहे हैं, यानी आज लास्ट दिन है जो वो पढ़ाने जा रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरियंस। यह आदेश आ गया है कि लॉरियंस और एल्सस के स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर विड कम द नेक्स्ट डे, नया जो अध्यापक होगा वो अगले दिन आ जाएंगे। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है, अंतिम क्लास है। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहते थे कि सब लोग बड़े आकर्षक तरीके से एक्टिव होकर इसको पढ़ें।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन में आता रहता है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी लेसन का। व्हाट डिड फेंज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब फेंज ने सुना कि यह अंतिम लेसन है तो उसने क्या सोचा, इसका आंसर देख लीजिए। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन के बारे में सुनकर फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ने सोचा कि ही हार्डली न्यू, बड़े मुश्किल से उसने सीखा है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह आगे कभी नहीं सीख पाएगा, हाउ सॉरी, कितना उसे अफसोस है, दुख है, ही वाज फॉर नॉट हियरिंग हिज लेसन, कि वह अपने पाठों को अब नहीं सीख पाएगा, फॉर सेकिंग वर्ड्स इट्स ऑनगोइंग स्लाइड ऑन द साल, क्योंकि वो साल नदी के पास अंडे ढूंढने चला जाता था, स्लाइडिंग करने चला जाता था, और अब वह फ्रेंच भाषा ही नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जो उसकी भाषा है अब वो आज के बाद नहीं सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। Whom did एम हैमल blame for the ignorance in the study? एम हैमल ने किसको दोष लगाया स्टडी में न पढ़ने से, बच्चे नहीं पढ़ पाए, इसके जिम्मेवार किसको बताते हैं वो? आंसर देखिए, आपको भी याद होगा बच्चों किसको बताते हैं। देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, सबसे पहले वो दोष जो देते हैं न पढ़ने के लिए, एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट्स, पहले वो बच्चों को ही दोषी बनाते हैं कि तुम लोगों की कमी है, तुम लोग नहीं पढ़ पाए, बिकॉज दे डिले द स्टडी, क्योंकि वह मन से पढ़ाई नहीं करते थे। देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, और तब उनके माता पिता को दोषी बनाते हैं। प्रेफरेंस दे वर्क टू अर्न ए फार्म ऑफ आर्ट द मिल, क्योंकि वो लोग उन्हें काम करने भेज देते थे, पढ़ने भेजना चाहिए था। एंड देन ही ब्लेम हिमसेल्फ टू, और तब वह अपने आप को दोषी बनाते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडे, क्योंकि वो इतनी छुट्टी दे देते थे, छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। समझ में आया बच्चों? पहले बच्चों को दोषी बनाते हैं कि मन से नहीं पढ़ते हैं, फिर गार्जियन को भी दोषी बनाते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, और खुद को भी दोषी मानते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी बच्चों की छुट्टी कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग का जो दूसरा लेसन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। गार्बेज वो जो कूड़े बुनता था उसमें क्या ढूंढता था कूड़े में, और वह कहाँ से आया था और वह कौन था। इतने क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है। आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आए आंसर ऐसे ही होने वाले हैं। यदि हर लेसन के 2-3 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, क्वेश्चनों का आंसर याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? साहेब इज लुकिंग फॉर ए रुपीज एंड क्वाइंस। साहेब क्या कर रहा था? रुपीज पैसे और क्वाइंस सिक्के ढूंढता था इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। ही इज इन द नेबरहुड्स ऑफ द नरेटर्स, वह जो नरेटर है इस कहानी को लिखी है उनका पड़ोसी था। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका, उसका जो परिवार था वो ढाका से आया था, यानी बांग्लादेश से। आगे लिखा हुआ है बांग्लादेश। एंड नाउ लिव इन सीमापुरी, अब वो सीमापुरी में रहते थे। ए प्लेस ऑन द प्रिफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एक स्थान है। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया है बच्चों। फिरोजाबाद जो शहर है वो क्यों फेमस है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर ब्यूटीफुल ग्लास वेगल्स। जो शहर फिरोजाबाद है वो पूरे भारत में सुंदर चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखेंगे ये लाइन आपको नहीं गिननी है। जो आपके पेपर में दिया जाता है कि इतने से इतने लाइन में लिखने हैं, 60 वर्ड में लिखने हैं, 150 वर्ड में लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं उन लाइनों को गिनते हैं कि हो रहा है कि नहीं। लाइन गिन के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक औसत आप लिखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो छोटे से लिख देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो उसी को विस्तार से वर्णन कर देंगे, डिटेल में थोड़ा लिखेंगे, उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जब लाइन गिनने लगते हैं, वर्ड गिनने लगते हैं, उतना फुर्सत है आपके पास वर्ड गिनने का, उससे अच्छा है उतना वर्ड और लिख दीजिए ना उसके बारे में। 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन अफेयर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यहाँ मुकेश के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों कि मुकेश कौन था। आपको पढ़ाया भी गया है मुकेश के बारे में, उसी लेसन में रहता है, दूसरे लेसन में ही। तो देखिए, मुकेश फैमिली ए फेटलिस्ट दे बिलीव दैट दे आर डिस्टेंस टू मेकर्स। जो उसका परिवार था वो पारिवारिक यानी
पुराने विचारों को रखने वाला था और लोग मानते थे वर्क एज ए ग्लास वेगल्स। वो सभी लोग, उनकी पीढ़ियां जो थी क्या कर रही थी, चूड़ी बनाती आती थी। नो मैन कैन चेंज इट, कोई इसे बदलना नहीं चाहता था। उसके दादाजी भी चूड़ी बेचे, उसके पिताजी भी चूड़ी में, माँ का भी व्यापार, सब लोग चूड़ी में ही लगे हुए थे। बट मुकेश थिंक, लेकिन मुकेश सोच रहा था ही कैन चेंज इट, इस चीज को बदलना, जो उसका व्यवसाय था इसको बदलना चाह रहा था। ही इज डिटरमाइंड टू बी मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए लेसन 3 है जो डीप वाटर, अभी तक 2 लेसन का हम लोग कर लिए, तीसरा लेसन जो आगे है डीप वाटर। क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट टेरर डिड डगलस ही इन हिज हार्ट हाउ, व्हाट, क्या डर रहता था डगलस के हृदय में, डगलस के हृदय में क्या डर था और हाउ कैसे था, पढ़ाया भी गया है आपको। देखिए इन हिज हार्ट डगलस हैड ए टेरर फॉर वाटर, डगलस के मन में, हृदय में किसका डर था, तो वाटर का, जल का, जल से डरता था। और क्यों डरता था आगे देखिए। वेन ही वॉज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल का था, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के बीच पर गया था। ही वॉज विथ हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ गया था। एंड द वेव नॉक्ड हिम डाउन, तो क्या हुआ, जो लहरें आई, समुद्र की पानी की लहरें आई, डाउन, उसे नीचे गिरा दी। एंड स्विफ्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर गई, यानी वो गिर गया और लहर का जो झोंका आया उसके ऊपर से गुजर गया। बीइंग ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के कारण, ही बिकेम फेयरफुल, वह डर गया, फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी की उस शक्ति से। एंड ट्रेजाइड, और तभी से वो आतंकित रहने लगा। उसके बाद हरदम उसको पानी से डर लगता था। ये क्वेश्चन भी आई लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा या फिर इससे मिलता जुलता आएगा, आप घबराएंगे नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थोड़ा सा वाई और व्हाट में अंतर कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आप थोड़ा सा आंसर घुमा दीजिएगा, बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इन किन प्रकरण, एग्जामिनर को आपको खुश करना है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिग ब्रदर्स ऑफ ए बॉय डू एट द पूल, वाई, करें कि जो बड़ा शक्तिशाली सुंदर लड़का था उसने पूल के पास क्या किया और क्यों किया। याद है उस लड़के ने क्या किया था, इसको उठा के पानी में फेंक दिया था, ठीक। तो आंसर देखिए इसका, आप चाहे तो इस आंसर को समझ लीजिए या अपने मन से आंसर बना लीजिए, आपका भी आंसर सही होगा, आपने वर्षों तक तैयारी की है, ठीक है। ये मैं क्ल्यू दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, जो कमजोर छात्र हैं, नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, उनको हिंदी बता कर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन धैर्य के साथ आप देखेंगे और समझेंगे इन क्वेश्चनों को, और विश्वास मानिए यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन आंसर से डरते हैं, वो भी इंग्लिश का, वो डर खत्म करने हैं आपके। देखिए, ए ब्रदर्स ऑफ ए बॉय पिक्ड डगलस, क्या क्या, एक शक्तिशाली जो लड़का था उसने डगलस को उठा लिया, पिकअप कर लिया। एंड टोस्ट हिम, और उसे उछाल दिया, इनटू द डीप, इन, जिधर गहरा पानी था, उठा के क्या किया, डगलस मतलब लेखक को गहरे पानी की तरफ फेंक दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years ओल्ड बॉय, शायद वह लड़का 18 वर्ष का था। विथ ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमेन, शायद बहुत सुंदर शक्ति वाला था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। हु थ्रू द नरेटर इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और किस लिए फेंका था, द नरेटर को फेंका था इनटू द पूल, पूल में मतलब तालाब में, जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए, आनंद लेने के लिए। बच्चे मजाक करते हैं ना, किसी पे पानी फेंक देते हैं, वैसे उसने उसी को फेंक दे के देखते हैं, कूदेगा, मजा आएगा, और कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने, यानी लेखक ने पानी के अंदर क्या किया, उनकी क्या प्लानिंग थी। देखिए, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी, डगलस ने स्ट्रेटजी बनाई, तरीका बनाया। हीट द वाटर मेक ए बिग जंप, वो सोच रहा था कि जैसे ही मैं पानी के निचले सतह पे जाऊंगा तो छलांग लगाऊंगा नीचे से। कम टू द सरफेस, जैसे मैं सरफेस पे पहुंचूंगा, सतह पे आऊंगा। ले फ्लेट ऑन इट, और फ्लेट समतल पड़ जाऊंगा। एंड पैडल टू द इट्स ऑफ द पूल, और तैरते हुए, पैडल करते, पैरों को छपछपाते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। बट एवरी टाइम, लेकिन हर समय, हिज स्ट्रेटेजी फेल, उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, और असहाय होकर अपने जीवन को नहीं बचा सका। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। तो क्या किया था बच्चों समझ लो, वो जब उसे
जो लड़का था उठाकर पानी में फेंक दिया। तो पानी में गिरते टाइम और गिरने से पानी की निचली सतह के जाने के बीच में सोच रहा था, स्ट्रेटेजी काम कर रहा था वो, कि जैसे ही मैं सतह पे यानी पानी की निचले सतह पे पेंदी में जाऊंगा तो पैरों को अपने जोर से नीचे दबाऊंगा, और जैसे दबाऊंगा तो धक्का लगेगा, मेरी शरीर ऊपर की तरफ आएगी, और जब पानी की ऊपरी सतह पे आ जाऊंगा तो अपने पैरों को छपछपाते हुए और किनारे पे तैरते हुए चला जाऊंगा। ये सोच रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लेसन 4 पे शुरू करते हैं, द रैट ट्रैप। चौथा लेसन जो रैट ट्रैप है, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। तो मेहनत से मत घबराना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन दिस माइंड्स वन। कह रहा है कि व्हाट आइडिया, क्या विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में आए। उसके मस्तिष्क में, लेसन का नाम याद रखना है, रैट ट्रैप है, चूहेदानी वाला लेसन है। तो जो उसमें था, उसके मस्तिष्क में क्या आ रहा था कि पूरा संसार क्या है, याद आया कुछ कहानी, ये पूरा संसार एक चूहेदानी है। ठीक, आगे देखिए आंसर देखिए इसका क्या आ रहा था मस्तिष्क में। वंस इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में एक बार आया, क्या आया, देयर स्टॉक मैंने आना, अबाउट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में उसके मस्तिष्क में एक आइडिया आया, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सी, चाहे वो धरती हो चाहे समुद्र हो, सब चीज, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेज और गांव, इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये दुनिया जो पहाड़ है, पानी है, गांव है, शहर है, ये सब कुछ नहीं है। बट ए बिग रैट ट्रैप, ये क्या है, एक बड़े से चूहेदानी है। इट हैज नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर्स, और ये कुछ नहीं है, पर्पज देन टू सेट वेट्स फॉर पीपल, और लोगों के लिए एक वेट्स है। इट्स ऑफर रिचेज, धनी लोगों को ऑफर देता है, जॉय, शेल्टर्स एंड फूड्स, या भोजन की लालच देता है, आनंद की लालच देता है, हीट एंड क्लोथिंग्स, कपड़ों की लालच देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोक, वैसे ही जैसे चूहेदानी में चीज मैंने पनीर होता है बच्चों, पनीर और सुअर के मांस का टुकड़ा दिया जाता है। एंड एज सुन एज, और जैसे ही कोई, एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टच द वेट, और जैसे ही कोई इसमें छूता है इसे, इट क्लोज ऑन हिम, और उसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग्स कम टू एन एंड, और सभी चीजों का अंत हो जाता है। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में समझो। इसमें यह कहा गया है कि जो रैट ट्रैप वाला आदमी था, याद है, लेसन आप पढ़े होंगे, याद होगा, जो रैट ट्रैप में चूहेदानी में जो चूहेदानी ले लेके घूमता है, बेचता है, उसके मन में एक बार क्या ख्याल आया था, क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये है बच्चों कि वो जो आदमी था, चूहेदानी बेचता था, उसके मन में ये ख्याल आया कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, चाहे धरती हो, समुद्र हो, शहर हो, गांव हो, ये कुछ नहीं है, ये सब भी एक चूहेदानी की तरह है, दुनिया एक चूहेदानी है, और जो मनुष्य है वह उस चूहे की भांति है जिसको चूहेदानी में पकड़ा जाता है। और चूहेदानी में पकड़ने के लिए अपने यहाँ क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा लगाते हैं या फिर बिस्किट लगाते हैं। जहाँ की ये कहानी है वहाँ पे सुअर का मांस लगाया जाता था या पनीर का टुकड़ा लगाया जाता है। अपने यहाँ क्या करते हैं, बिस्किट या रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, तो उसको लगाया जाता है। और जब कोई मनुष्य, ये चूहा रूपी मनुष्य, जब आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए उसको जाके जैसे ही उस रोटी के टुकड़े को छूता है, वो चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर उसी में जीवन भर रह जाता है। वैसे ही मनुष्य के बारे में तुलना कर रहा है कि संसार एक चूहेदानी है और मनुष्य यहाँ रह रहा है, और जैसे उसे लालच होती है, कुछ लालसा होती है कि मैं ये कर लूँ, जीवन में ये कर लूँ, वो चूहेदानी की तरह उसी में फंस जाता है। कुछ लेने के चक्कर में पूरी दुनिया में परेशान रहकर वो दिन बिताता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर्स रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। व्हाई डिड रैट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, क्यों रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, क्राफ्टर्स की कुटी में क्यों आ गया, फिर दोबारा लौटकर क्यों आया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, वो चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर्स की कुटी में लौट के आया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्राउनर्स, वह योजना बना के आया था स्टील मैंने चुराने के लिए 30 क्राउनर को, विच द क्राफ्टर शो हिम लास्ट नाइट, जो क्राफ्टर ने उसे पिछली रात को दिखाया था, एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और बड़े सावधानी पूर्वक उस पैसे को उसने चुरा भी लिया। समझ में आया बच्चों? इसलिए लौट के आया था, किस लिए लौट के आया था, पैसा चुराने के लिए।
क्योंकि पिछली रात को उसने दिखाया था और दोनों बाहर निकल गए थे, फिर पैसे चुराने के लिए दोबारा उसी कुटी के पास आया था और आखिर में पैसा चुरा भी लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता था वो कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, और उसने कैसे बनाता था? आंसर देखिए, देयर वाज ए पर्सन, वह एक आदमी था, हु वाज पैडर्स एंड यूज्ड टू वंडर हेयर एंड देयर, जो कि इधर उधर घुमा करता था, सेलिंग रैट ट्रैप, चूहेदानी बेचता था, ही वाज द रैट ट्रैप सेलिंग एंड ही मेड दोज रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट बाय बिगिंग्स इन द स्टोर ऑफ आर एट द बिग फार्म, और वह करता क्या था? चूहेदानी बेचता था और खुद ही चूहेदानी बनाता था, किसी मिल के पास, कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास जाता था, वहाँ पे टूटे फूटे जो तार और मिलते थे उनको लाके खुद ही बनाकर और चूहेदानी बेचता था, ठीक है, अपने जीविकोपार्जन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज द वोगेबॉन्स नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, कह रहा है कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वह आयरन मास्टर के घर जाने को तैयार क्यों नहीं था? नॉट रेडी, तैयार क्यों नहीं था? ठीक है, आंसर तो सबको याद ही होगा जो लोग पढ़े हैं, सुन लीजिए। द वोगवान्स वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वह उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं था, एंड ही वाज वरीड, वह घबराया हुआ था, चिंतित था, अबाउट 30 क्राउनर्स, क्योंकि वह 30 क्राउनर रुपए चुराए थे, विच ही स्टोन, जिसे वह चुराया था, एंड हैड विथ हिम, वह अपने साथ ही लिया था, 30 क्राउनर पैसा लिया हुआ था, इसलिए उसके घर नहीं जाना चाहता था वो, क्योंकि उसी में के कर्मचारी का उसने पैसा चुराया था जो अब नहीं आता था काम करने, उसी आयरन मास्टर की फैक्ट्री में वो काम करने वाला मजदूर था। तो डर रहा था कि यहाँ पे मैं कैसे भी रात बिता लूँ, ठंडी लग रही थी इसलिए वहाँ पे गया था, रास्ता भटक गया था, नहीं तो उस फैक्ट्री में भी वो नहीं जाता, क्योंकि घर नहीं जाना चाहता था, घर जाता फिर वो लोग जान जाते, इसलिए नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, जितने भी यहाँ क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड हैं, तो इस उम्मीद में न रहे कि बार बार मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आप इनको पढ़ के जाइए, फिर बोर्ड एग्जाम में देखिए आप धुआं करने वाले हैं। देखिए, व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स एंड हिज डॉटर्स डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, कह रहा है कि आयरन मास्टर और उसकी जो पुत्री थी उस अतिथि के साथ क्या करने का निर्णय किए? तो आंसर देखिए, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर्स, मतलब आयरन मास्टर और उसकी पत्री, डिसाइड टू गो फर्स्ट ऑल सी दैट, पहले सबसे पहले उसे देखने का निर्णय किए, ही मस्ट गेट ए लिटिल लेस ऑन हिज बोन्स एंड देन दे मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग इल्स टू डू देन टू रन राउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। वो देखना चाहते थे कि वो जाके जो देहातों में वो बेचने वाला था चूहेदानी, इससे पहले उसको हम लोग जाके पकड़ लें, उससे मिल लें कि वो कहाँ है, क्योंकि इनको डर था, इनको चर्च में सूचना मिल गई थी कि एक कर्मचारी का पैसा चुरा लिया गया है, तो इसलिए पहले देखना चाहते थे कि वो है कि या चला गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए लेसन 4 आ गया आपका, इंडिगो। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। इंडिगो लेसन पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं कि हमें पढ़ा ही रहा हूँ। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट्स टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो आंसर देख लीजिए इसका, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे कंप्लेन करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे उनके खिलाफ, इन बिहार, जो बिहार में चल रहा था, एंड somebody had probably told to speak to गांधी, और शायद किसी व्यक्ति ने उनसे कहा था कि बात आप गांधी जी से कहिए। ठीक है बच्चों, रियल में हुआ क्या था कि राजकुमार शुक्ला जो थे, इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बताएंगे आपको एक बार, और एक और क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट बता देंगे, फिर ये लेसन खत्म कर देंगे इंडिगो वाला। तो राजकुमार जो शुक्ला था वो बिहार चंपारण का रहने वाला था, और उस दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था बहुत ही, वो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, लीडर था वहाँ का। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अपनी शिकायत करने आया कि मेरे यहाँ अंग्रेज बहुत परेशान करते हैं, जमींदार वहाँ के चंपारण में। उसी दिन गांधी जी भी आए थे, तो किसी ने राय दिया कि कांग्रेस पार्टी से न करके गांधी जी से डायरेक्ट बोल दो, गांधी जी भी वकील हैं। तो इसीलिए वो गांधी जी के पास मिलने आया था। क्यों मिलने आया था? क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि गांधी जी के पास वो मिलने आया था अपनी शिकायत लेकर। और कैसे शिकायत थी? जो वहाँ के जमींदार थे उस चंपारण के लोग को बहुत परेशान किए हुए थे, वही शिकायत थी उसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वाई डिड गांधी चेट्स द लायर्स, गांधी जी ने लायरों को यानी वकीलों को क्यों डांटा, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको बताए थे बीच में क्यों डांटे थे वो, जब इनको चंपारण के कोर्ट में पेश हुआ था वहां पे वकीलों के डांटे थे। क्यों डांटे थे, आंसर देखिए, गांधी जी चीट्स द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम रिक्रॉपर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा, किस लिए डांटा, क्योंकि वो बिग फीस बड़ा पैसा लेते थे रिक्राफ्टर्स बटाईदारों से मुजफ्फरपुर के, लायर वेयर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम पुअर शेयर क्राफर्स, वो जो शेयर क्राफर्स थे बटाई पे काम करने वाले थे उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे, पैसा लेते थे। हु वेयर एक्चुअली अनएबल टू मेंटेन देयर इल्यूट्स, और उनके उस चीज़ को देने में असक्षम थे, असमर्थ थे, फिर भी जबरदस्ती वकील वहाँ का उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठते थे, इसलिए गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को डांटा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण की जो मुख्य फसल थी व्यवसायिक उसका क्या नाम था। एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द टेनेंट्स, जो किराएदार थे बटाईदार थे और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आंसर देखिए, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, चंपारण की जो मुख्य फसल थी वो थी इंडिगो, इंडिगो मतलब नील की खेती थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और जो लंबे समय के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऑल द टेनेंट्स हैड प्लांट 3 ट्विस्ट और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द आइदर्स इंडिगो हार्वेस्ट एज रेट, उनसे शर्त ये थी कि अपने पूरे फसल का जितनी जमीन होगी उसके 15% पर आपको इंडिगो की खेती करनी है और वो सरेंडर कर देना है पूरा इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की जो पूरी फसल होगी उसे रेंट के रूप में आप जमींदारों को दे देंगे, और जमींदार से अंग्रेज लेकर विदेश में सप्लाई करते थे, ये शर्त थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, पूरे चंपारण के विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया, वहां पे गांधी जी ने क्या किया था ये बताना है। इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गांधी जी ने चंपारण में क्या किया, या चंपारण के बटाईदारों के लिए गांधी जी ने क्या किया, क्वेश्चन कुछ भी घूम जाए अर्थ समझ में आना चाहिए और उसका आंसर आपको समझ में आने चाहिए। देखिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण का जो पूरा विकास था गांधी जी डिड ए लॉट, गांधी जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा अरेंज्ड वॉलंटियर, बहुत वॉलंटियर लाए, डॉक्टरों को लाए, टीचर्स फॉर सर्विस, इन सभी कामों को सेवा करने के लिए टीचर डॉक्टर वॉलंटियर को बुलाए। इंस्ट्रक्टेड एज गांधी टू टॉक टू वुमेन, स्कूल हॉस्पिटल वेयर ओफेना डीकिंस वेयर अरेंज एंड मेड डे टू डे प्रॉब्लम्स वेयर देयर, और सभी लोगों को ये चीज़ें बोली कि स्कूल और हॉस्पिटल में आप लोग पढ़ाए, मतलब स्कूल में पढ़ाइए, हॉस्पिटल में सेवा कीजिए, समाजसेवी जितने थे उन सबको बुलाया गया कि आप यहाँ मदद करिए, और साथ ही साथ जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं थी उनसे निवारण के लिए भी आप लोग सामने आइए, जिसके पास जो है वो सहयोग करे। ऐसे करके गांधी जी ने चंपारण का डेवलपमेंट शुरू किया। आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई कौन थी, वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की पत्नी थी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, कस्तूरबा बाई ने औरतों के लिए, चंपारण के औरतों के लिए क्या किया, तो देख लीजिए आंसर, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण के औरतों के लिए कस्तूरबा बाई यानी वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की जो पत्नी थी, टॉक टू वुमेन, औरतों से बातें करती थी, इम्प्रूव टेंटली स्टेट ऑफ देयर क्लोथ, उनके कपड़ों की स्थिति को सुधारती थी, समझाती थी, स्टार्टेड टू इनकरेज देम, उन्हें उत्साहित करती थी, मोटिवेट करती थी, एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करती थी, समझाती थी, पढ़ाती थी, एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ हेगनेस, हेगनेस के महत्व को उनसे बताती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थे शॉर्ट आंसर के वो सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी स्वाहा कर दिया। अब चलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच, पहले लेसन का है कि जब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ तो इसका प्रभाव फ्रेंच पे कैसा पड़ा। देख लीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा, द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हैमल, एम हैमल ने जब अनाउंसमेंट किया that there was an order from Berlin, कि बर्लिन से आदेश आ गया है to stop teaching, कि हमें पढ़ाना बंद कर देना है फ्रेंच भाषा को, and that this was their last French lesson, और आज अंतिम फ्रांस भाषा का लेसन है, seem to be a thunderclap to French, फ्रेंच के लिए यह
कड़कड़ाती बिजली की तरह लगा। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, अब वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। हिज मदर टंग्स, जो उसकी मातृभाषा थी उसको नहीं सीख पाएगा। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट सुनने के बाद फ्रेंच वाज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत उदास हो गया। एंड ही रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन, और जब उसे पता चला कि वह अपना लेसन अब नहीं सीख पाएगा तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। एंड बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, और उसको लग रहा था कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था अपनी मातृभाषा को सुनने का, समझने का, सीखने का, हो गया। हिज बुक्स सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स whom he could not abandon, जिन किताबों को पहले वो पढ़ता नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसकी पुरानी मित्र हैं, उससे दूर जा रही हैं। और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं इसमें जो पढ़े हैं आप। अगला देखिए, हूँ आज मुकेश, मुकेश कौन था? Why did he want to do in his life, अपने जीवन में वो क्या करना चाहता था? And what did he not want to follow, और वो क्या नहीं करना चाहता था? तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं, समझ लीजिएगा इसको। मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, मुकेश जो था फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था। इंगेज इन बगल मेकिंग्स, और जो चूड़ी बनाने में जुड़े हुए थे उसी में वो भी जुड़ा हुआ था। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, उसका पूरा परिवार और कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। वाज इन्वॉल्व इन ओनली बेगल मेक, और सब लोग क्या करते थे? चूड़ी बनाते थे। सो नो पर्सन ऑफ सच बेगल्स मेकिंग फैमिली कुड थिंक ऑफ एनी अदर्स, यही कारण था कि उसके परिवार में कोई दूसरा काम करने को सोच भी नहीं सकता था। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, वह परिवार का ही व्यवसाय था। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द वर्क, उसे खुद भी उसे काम करना पड़ता था सबको। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशंस, लेकिन इस परंपरा को मुकेश आगे नहीं चाहता था कि बढ़े। ही वुड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, और वो अपने परिवार के व्यवसाय के विपरीत जाना चाहता था। एंड मेंबर, और सदस्यों का। विदाउट सपोर्ट गोइंग वेरी फार फ्रॉम हाउस फॉर लर्निंग इट, और इसे सीखने के लिए वो दूर जाकर सीखता था। एंड आस्क हिम अबाउट हिज गुड, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड, जब उससे कोई पूछता तो बड़े गर्व से वो कहता था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ये उसकी कैपेसिटी थी, वो दृढ़ संकल्पित था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है तो बनना है। अपने पुराने व्यवसाय से जिससे खानदानी चले आ रहे थे उससे वो बदलना चाहता था अपने आप को। ठीक है, वही मुकेश था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। व्हाट हैपेन एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमर लास्ट द क्लास, ये लास्ट लेसन का है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाट हैपेन एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमर लास्ट द क्लास, और कैसे एम हैमर ने क्लास को समाप्त किया। तो इसको आप किताब या बुक या सीरीज या गाइड जो इसमें इसका आंसर ढूंढ के याद कर लीजिएगा। आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि जब जैसे चर्च की घंटी बजी और प्रेयर करते हुए सब उधर से आ रहे थे दोपहर में, तो जिस टाइम छुट्टी हुआ करता था क्लास का, वह टाइम जैसे ही हुआ तब तक टीचर ने बोला कि आज की क्लास खत्म, और बोल नहीं पा रहे थे कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो अंदर से दुखी थे। तो उन्होंने केवल इशारा कर दिया कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस आंसर को भी आप समझ लेंगे। इंग्लिश में लिखना ना लिखना ये अलग बात है, आप पहले इसको हिंदी में क्वेश्चन को समझ लीजिए, और जब समझ जाइएगा तो इसको टेंस के रूप में बना के लिख लीजिएगा, इतना घबराना भी नहीं है। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में देखिए, हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द फ्लाइट दैट कंपल्स हिम वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, और क्या कारण था, क्यों मजबूर था वो दिल्ली में आकर कूड़े उठाने के लिए, कूड़े में बीनने के लिए क्यों मजबूर था। तो आंसर देख लीजिए। साहेब हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, साहेब जो कि एक कूड़े बीनने वाले परिवार से संबंध रखता था। वाज ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का था। वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ दिल्ली की गलियों में घुमा करता था। दे वेयर द स्क्वायर्स फ्रॉम ढाका, वे सब ढाका से आए हुए थे, बांग्लादेश से। वेयर द स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम, जहाँ पर तूफान ने उसके हरे भरे खेतों को, बगीचों को या घरों को खत्म कर दिया था। दे वेयर सो पुअर, वो इतने गरीब थे। डेट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो पढ़ने भी नहीं जा सकते थे। आप खुद किस्मत है कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड्स ऑन रैग पिकर्स ओनली, उसके माता पिता भी जो थे वो उसी कूड़ेदान के पैसे से ही निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड्स एंड अनेबल टू बियर्स एनी अदर एक्सपेंसिव एक्सेप्ट फूडिंग, भोजन के लिए कैसे व्यवस्था हो पाती थी उससे आगे वो लोग नहीं सोच पाते थे। इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द फ्लाइट्स दैट कंपल्ड साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकर्स, और ये भूख ही थी, उनकी गरीबी ही थी, जिसके कारण साहेब भी मजबूर था दूसरे बच्चों की तरह गलियों में घूम घूम के कूड़े में से पैसे बीनने के लिए। इसमें आगे आप अपनी इच्छा अनुसार जोड़ लीजिएगा, मेन पॉइंट यही है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था।
व्हाट डिड ही वांटेड टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट फॉलो। ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे में ऐसे ही एक बताए हैं, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस जो डीप वाटर लेसन में राइटर था, पानी में डूबा था, उसकी बात है। करें व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय किया टू ओवरकम हिज फियर्स ऑफ वाटर, पानी के भय से निकलने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर, एक स्विमर बनने के लिए, तैराक बनने में उसे कितना समय लगा। तो इसका आंसर देखिए, डगलस वाज ए पर्सन हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन हिज चाइल्डहुड। डगलस एक ऐसा व्यक्ति था जो दुर्भाग्य से अपने जीवन में न चाहते हुए भी और न आशा करते हुए बचपन में ऐसे सिचुएशनों को झेला था। टू एक्सीडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विथ द वाटर मेड हिम स्केर्स ऑफ वाटर, दो घटनाएं उसके जीवन में हुई जिससे वो पानी से डरने लगा। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही स्टेड फॉर द फ्रॉम वाटर, वो पानी से दूर रहता था। लेटर, बाद में, बाय द इनर्स इंस्पायरेशन अट्रैक्शन टूवर्ड्स, जब अंदर से उसकी आत्मा जागी, अंतरात्मा से प्रेरित होकर, वाटर कंपल्स हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, फिर से पानी के पास गया। एंड टू बी हिज फियर वाटर, और पानी से जो डरता था उसके लिए ही लर्न स्विमिंग, उसने तैराकी सीखी। अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, एक कोच की देखरेख में उसने सीखा था। आगे है रिजल्ट्स डाउट एंड फॉर क्लीनिंग्स, इतना है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। आगे वही कहानी है, आप जानते हैं, इसको पढ़ाया भी गया है। देखिए आगे लेसन 4 है द रैट ट्रैप, चूहेदानी वाला। पहले शॉर्ट आंसर टाइप कराया था, अब उन्हीं लेसनों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में जो है प्रोटोगनिस्ट कौन है, द रैट ट्रैप, ट्रैप मेन चूहेदानी में। व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड नाउ वाज ही स्ट्रगलिंग्स ऑफ द सर्वाइवल, जीविका के लिए क्या क्या संघर्ष करता था। डिस्क्राइब एक्सप्लेन हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल लाइफ, पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता था, उसके विचारों को भी बताना है। तो वही ये दुनिया सब ऐसी है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंसर आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये एक आपके समझने के लिए मैंने आंसर लिख दिया है, और आंसर में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, उसके दुनिया एक चूहेदानी की तरह लगते थे, शॉर्ट आंसर में बताया, उसको जोड़ के और अपने मन से थोड़ा सा जोड़ देंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द पैडर्स स्टोल द मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, What difficulty did he face after it had now escaped? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें VVI लिख देना। What happened, क्या घटित हुआ, when the peddlers stole the money from crafter house, crafter house यानी उस क्राफ्टर के घर से, कुटी से, जब उस घुमक्कड़ ने पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ। What difficulty did he face, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, after it, इसके बाद, एंड हाउ डिड escape, वह कैसे इससे बचा। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, इसका भी आंसर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शेयर क्राफ्टिंग सिस्टम इन चंपारण, चंपारण में शेयर क्राफ्टिंग का सिस्टम क्या था बिहार में, शॉर्ट आंसर में बताया है। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपने योजनाओं को कैसे शुरू किया। व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इंडस्ट्री, अन्याय के संघर्ष के खिलाफ उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर यहाँ पे है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। Why did he decide to meet गांधी जी, गांधी से क्यों मिलना चाहते थे। What did he do to fulfill his desire, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या किए, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से आपको एक बार बताया जाए, फिर सुन लीजिए। राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, राजकुमार शुक्ला एक साधारण दिखने वाले किसान थे। लाइक अदर इंडियन, दूसरे भारतीय की तरह। ही वाज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से आए थे यानी बिहार से आए थे। बट ही वाज रिसोल्ट, लेकिन दृढ़ संकल्पित थे। एंड दिस क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, और इसी गुण के कारण वो सबसे अलग हो जाते थे। ही डिसाइड टू मीट गांधी टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्राफ्टिंग सिस्टम मेड बाय लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदारों के द्वारा एक सिस्टम बना दिया गया था किसानों के प्रति, उसके शेयर क्राफ्टिंग बटाई वाला, उसके लिए वो आए थे। समवन हैड प्रोबेबली टोल्ड हिम, किसी ने शायद उन्हें बता दिया, टू स्पीक टू गांधी जी, की गांधी से ये बात कही, टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ही वेंट टू कांग्रेस सीजन्स, वह कांग्रेस में गए। वेयर गांधी टोल्ड हिम दैट ही एंड अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी ने उन्हें बताया कि वह कानपुर में जा रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं है। फिर भी राजकुमार शुक्ला उनके पीछे लगे रहे, और आखिर में गांधी जी ने उन्हें टाइम दिया और चंपारण में उनसे मिलने गए। और आगे आपको किताब में पढ़ा गया, उन्हीं सब चीज़ों को बना देना है। मेन पॉइंट 2 लाइन फिक्स होनी चाहिए, इसके बाद वाली चीज़ें आपको खुद ही समझनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर आप बना बना लिखेंगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हिंदी में कहानी अगर याद है तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप बना के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। घबराना नहीं है, इंग्लिश के क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला लेसन जो है, लेसन फर्स्ट, द थर्ड लेवल। सुपरमेंट्री का जो पहला लेसन है क्या है, द थर्ड लेवल। इसके जो हार्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल।
थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ था? तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, थर्ड लेवल कुछ नहीं था, थर्ड लेवल एक्चुअल में नहीं है, लेकिन कहानी में कहा गया है कि थर्ड लेवल है। एक व्यक्ति है, आगे चर्चा करेंगे, जिन्होंने माना है कि थर्ड लेवल है, तो आपको उनके हिसाब से थर्ड लेवल मानना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। देखिए करें, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था? आंसर देखिए, द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ जो सबवे है, सबवे मतलब उपनगरीय, जो वहाँ से रास्ते निकलते हैं, उसी में थर्ड लेवल को माना गया है। दो यद्यपि दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, वास्तविक रूप से थर्ड लेवल नहीं है, कहीं उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली का ऐसा मानना है, उसका कहना है इट टू बी प्रेजेंट देयर, कि वह यहाँ है। ही थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। आप एक शब्द में चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन छोटा सा था। देखिए वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ था? तो थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दो आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक था, कौन था? व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया था अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में? तो आंसर देख लीजिए इसका, सेम वाज द चार्ली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। जो सैम नाम का व्यक्ति था, इसमें दो ही व्यक्ति की चर्चा है, एक सैम है, एक चार्ली है। चार्ली जो कहता है कि थर्ड लेवल है, और सैम उसका मित्र है, मनोचिकित्सक है। तो कौन कहता है? साइकोलॉजिस्ट कौन है? मनोचिकित्सक तो सैम है, नाम याद रखेंगे, कई क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। सैम हुआ चार्ली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। सैम जो था चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। ही हैड बिलीव, उससे विश्वास था, विश्वास किया, दैट चार्ली हैड गॉट द वूम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम। वो मानता था, सैम मानता था कि चार्ली थर्ड लेवल पे जाने की बात कह रहा है, वॉकिंग ड्रीम, दिन में चलते हुए स्वप्न देखने के समान है, विश फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाओं को भर रहा है। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीम, यह केवल मात्र दिवा स्वप्न है, साइड बाय साइड, एक एक करके। ठीक है, ही रिवेल्स दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, और वह इसका विरोध करता है कि थर्ड लेवल है। इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, वास्तव में चार्ली अपने जीवन से परेशान था, डल लाइफ से। देखो बच्चों, इसमें आपको जो आंसर लिखने हैं लेसन के हिसाब से आंसर लिखने हैं, तथ्य कुछ अलग है लेकिन कहानी में कुछ अलग कहे गए। कहानी में ये कहा गया है कि सैम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, सही है, वह भी मानता था कि जो चार्ली है वो दिवा सपने देख रहा है, दिन में ही सपने देख रहा है, और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत तनाव में है, टेंशन में है, तमाम चीज़ें उसे परेशान करती हैं, इसलिए ऐसी हरकतें वो करता रहता है, उसको थर्ड लेवल नजर आता है। ठीक है, अपने शब्दों को इसमें जोड़ के अच्छे से और बना लेंगे, या ना तो इसको ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ डिड चार्ली, कैसे चार्ली इंटर, प्रवेश किया, इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में। क्वेश्चन है कि थर्ड लेवल में चार्ली कैसे पहुंच गया। चार्ली कहता था ना कि मैं थर्ड लेवल में गया हूं, तो कैसे पहुंच गया था उसका एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस। एक दिन की बात है कि चार्ली अपने ऑफिस से निकल रहा था, उसको थोड़ा लेट हो गया था। ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, वह इच्छा कर रहा था कि वह घर जल्दी पहुंच जाए। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल गया। कह सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच द सबर्बन ट्रेन, उपनगरीय जो ट्रेनें चलती थी उनको पकड़ने के लिए वहां से, ताकि ट्रेन से जल्दी से चला जाएगा। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, और एक कॉरिडोर में, गलियारे में वो खो गया। ही थॉट, वह सोचा, इट वाज सेकेंड लेवल, कि यह सेकेंड लेवल है, द्वितीय लेवल है, बट ही हैड रीच द थर्ड लेवल, लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच गया था। क्वेश्चन था कि थर्ड लेवल में चार्ली कैसे पहुंचा। तो हुआ ये कि एक दिन ऑफिस से वो निकल रहा था, लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी में सोचा घर पहुंचने के लिए, तो सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबर्बन ट्रेन पकड़ लूँ, और ट्रेन पकड़ने में जल्दी में, भाग दौड़ में उसे नहीं समझ में आया किधर चला गया, और वह अपने कॉरिडोर में ही गुम हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहे थे किधर जा रहा है, उसे लग रहा था कि वो सेकेंड लेवल पर था, लेकिन वो थर्ड लेवल पर चला गया था, ऐसे पहुंच गया था। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया, वेन इंटर टू द थर्ड लेवल, जब वह थर्ड लेवल में घुसा। यानी चार्ली जब थर्ड लेवल में पहुंच गया तो उसे क्या मिला, वहां का दृश्य बताइए, क्या देखा। तो आंसर देख लीजिए, एट द थर्ड लेवल, जब तीसरे लेवल पर चार्ली सा
द पीपुल वेयर ओल्ड फैशन ड्रेस। चार्ली ने क्या देखा? चार्ली देखा कि वहाँ के लोग ओल्ड फैशन ड्रेस, पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड ओल्ड लोकोमेटिव, और जो पुरानी ट्रेन होती थी वैसी ट्रेन थी। न्यूज़पेपर डेट, जो न्यूज़पेपर में डेट था, रोज का न्यूज़पेपर आता है, रोज अलग अलग डेट होते हैं। उस न्यूज़पेपर में जो डेट था जून 11 1894, यानी 11 जून 1894 का डेट लिखा हुआ था। ब्रास स्पीटन्स, और पीतल के थूकदान थे जिसमें कूड़ेदान हम लोग आज कहते हैं। फ्लिकरिंग्स गैस फ्लेम लाइट, और जो गैस की जलने वाली लाइट होती थी वो जलाई गई थी, आज की तरह बिजली नहीं थी। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सी ऐसी चीजें थी रिलेट टू दैट सेंचुरी, उस शताब्दी से जुड़ी हुई। वहाँ जितनी भी चीजें थी सब पुराने समय की लग रही थी, ऐसा लग रहा था पुराने दिनों में सब चीजें यूज होती थी। समझ में आया? क्वेश्चन था व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में गया तो क्या देखा? तो थर्ड लेवल में गया तो देखा कि वहाँ के लोग पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे, पुरानी ट्रेनें थी, समाचार पत्र पे 11 जून 1894 लिखा हुआ था, पीतल के थूकदान थे, और गैस फ्लेम, गैस से जलती हुई वहाँ लाइटें थी, बिजली नहीं थी, और बहुत सी ऐसी चीज थी पुराने समय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लेसन 2 पे चलते हैं। द टाइगर किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मान लीजिए कि क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है। द टाइगर किंग, कहानी पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका नाम यह कैसे पड़ गया, उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो महाराज हैं प्रतिबंधपुरम जगह के। प्रतिबंधपुरम क्या जगह का नाम है, और वहाँ के जो महाराज थे वही इस कहानी के हीरो हैं। ही ऑल्सो केम टू बी नोन, उन्हें जाना जाता है एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से। द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग्स जो उनका नाम पड़ा, एज टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ, क्योंकि उनके जीवन में टाइगर का ही लक्ष्य था जीवन का। एंड एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, यानी ज्योतिषियों ने बताया था दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि उनकी मृत्यु टाइगर से होगी। इस आंसर को आप लिख देंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ये, फिर से सुन लीजिए। हु वाज द टाइगर, टाइगर कौन था। तो टाइगर कौन थे? इस कहानी के जो हीरो हैं, प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं, वही टाइगर किंग है। उनका नाम यह कैसे पड़ा? नाम इसलिए पड़ गया कि उनके जीवन में उनका लक्ष्य ही था टाइगरों के साथ संघर्ष करना, टाइगरों को मारना। और इसके थोड़ा सा पीछे चले तो हुआ ये था कि जब इनका जन्म हुआ तो ये बैल नक्षत्र से आते थे, और इनका दुश्मन, बैल का दुश्मन टाइगर होता है। तो ज्योतिषी ने बताया कि आप टाइगर से मरेंगे, तब से उनका लक्ष्य हो गया 100 टाइगरों को मारना, इसलिए लोग उन्हें टाइगर किंग कहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल्स व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न। व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा। देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, द न्यूली बॉर्न प्रिंस, की जो नए राजकुमार का जन्म हुआ है, विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरो, यह बड़े होकर हीरो का भी हीरो, मैंने सब जो नायक होते हैं उनमें भी नायक होंगे। ब्रेव ऑफ द ब्रेव, बहादुरों में भी बहादुर होंगे। एंड ग्रेट वॉरियर्स, और महान योद्धा होंगे। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उन्होंने भविष्यवाणी की, द बेबी वाज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल, यह जो बच्चा है इसका जन्म बैल के नक्षत्र में हुआ है, यानी सांड के। द बुल एंड द टाइगर वेयर इनेमी, सांड यानी बैल और टाइगर इनेमी, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ही वुड बी डाई, वह मर जाएगा, बिकॉज ऑफ द टाइगर, यानी इनकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से होगी। समझ में आया बच्चों? ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ उस समय ज्योतिषियों ने क्या कहा। तो ज्योतिषियों ने ये कहा था कि ये बच्चा जो है ये नायकों में नायक होगा, बहादुरों में बहादुर होगा, महान योद्धा बनेगा। और साथ ये भी भविष्यवाणी की कि यह बैल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, और बैल के दुश्मन टाइगर होते हैं, तो इसका भी दुश्मन टाइगर होगा, और आखिर में इसकी मौत जो होगी टाइगर से होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट मार्कल्स डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग का जब जन्म हुआ उस समय क्या उस स्थान पे चमत्कार हुआ, यानी क्या चमत्कार हुआ जिस समय टाइगर किंग का जन्म हुआ था। आंसर समझ लीजिए इसका। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर, उसके जन्म के समय जब ज्योतिषियों ने कहा दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, इस राजा को, ये राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। द 10 day old प्रिंस आस्क्ड, तो 10 दिन का वो जो राजकुमार था उसने पूछा द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवेल्स द
मैनर ऑफ ही डेथ, अपने मरने के बारे में। क्या पूछा लड़के ने? अपने विरोध के बारे में, उसे कौन मारेगा। द वाइज मैन वेयर वेफेल्स एट मार्शल, इस चमत्कार से सभी ज्योतिष हैरान हो गए। 10 दिन का लड़का पूछ रहा था और जीने मरने की बातें कर रहा था, तो इस पे ज्योतिष परेशान हो गए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, जो मुख्य ज्योतिष थे उन्होंने बताया कि इस लड़के का जो मृत्यु होगी वह टाइगर से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी कि टाइगर किंग जो थे उनका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो आंसर देख लीजिए। द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, जैसे एक राजसी बच्चे का पालन पोषण होता है वैसे उनका पालन पोषण हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय के दूध पिए, यानी अंग्रेजी माहौल में रहे। ब्रॉट बाय इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी दासी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। ट्यूटोर्ड इंग्लिश बाय इंग्लिश में, एक अंग्रेज के द्वारा उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हिज लाइफ वाज एग्जैक्टली लाइक अदर क्राउन प्रिंस ऑफ अदर इंडियन स्टेट, जैसे दूसरे राज्य के राजकुमारों का पालन पोषण होता है वैसे ही राजशाही ढंग से उनका भी पालन पोषण हुआ। वेन ही केम एट द एज ऑफ 20, और जब वो 20 वर्ष की उम्र में आए, द स्टेट कम इनटू हिज हैंड, तो वह राज्य उनके हाथों में आ गए, क्योंकि शर्त थी कि जब यह बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो अपने राज्य का यह उत्तराधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज गियोफ ग्रीन, गियोफ ग्रीन कौन थे। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, बच्चों के लिए उन्होंने क्या ऑफर दिया। देखिए, जियोफ ग्रीन वाज ए कनेडियन एक्सप्लोरर्स एंड एजुकेटर्स, यह कनाडा के रहने वाले शिक्षा थे। एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, और जो प्रोग्राम चलता था स्टूडेंट ऑफ आइस, इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। ही स्टार्टेड टू इंक्लूड द लर्नर्स विलिंग्स पर्सन, जो भी लोग सीखने के इच्छुक होते थे, इच्छा वाले व्यक्ति जो होते थे, एंड स्कूल स्टूडेंट, और जो विद्यालय के छात्र होते थे, फॉर द मिशन, उन्हें मिशन पे ले जाते थे। इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिगनिंग टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट प्लेनेट एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और प्लेनेट यानी ग्रहों के बारे में जानने की और अध्ययन करने की शुरुआत होती थी। ठीक है, जियोफ ग्रीन कौन थे। तो यह जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, इसके फाउंडर है। यह जो भी शिक्षा के इच्छुक होते थे, लर्नर होते थे, या जिन व्यक्तियों की इच्छा होती थी कुछ जानने की, उनके लिए और छात्रों के लिए यह अपॉर्चुनिटी होता था कि दूर दूर जगहों पे उन्हें लेके जाते थे, घुमाने के लिए, समझाने के लिए और बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब लेसन 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसी में का वो भी क्वेश्चन था जो अभी आपको बताया गया। देखिए, व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज रीचिंग एन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद आर्थर जो थी लेखिका जो उनको कैसा महसूस हुआ। देखिए, एक्सपेंसिव वाइट लैंड स्टेप, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन एंड इमेंसिटी एंड इसोलेशन वाज वंडर अबाउट अंटार्कटिका। जब वह अंटार्कटिका पे पहुंचती हैं तो देखते हैं विस्तृत रूप से वह फैला हुआ श्रृंखला बिना कटा हुआ नीले क्षितिज में दिख रहा था, और इंसुलेशन है, शांत शांत वातावरण है, इतना वंडर है, अद्भुत है, अंटार्कटिका के बारे में वो देखती हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन द आइस जो प्रोग्राम था, इसका सक्सेस होने का, सफल होने का कारण क्या था। तो आंसर समझिए। द प्रोग्राम बिकम सो सक्सेसफुल, वह जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वह इतना सफल पूर्वक रहा, बिकॉज इट इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि साउथ पोल पे जाना बड़ा मुश्किल काम है और प्रभावित हो सकता है। दो यद्यपि दिस प्रोग्राम स्टूडेंट गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और इस प्रोग्राम से बच्चों के अंदर शिक्षा के अवसर उत्पन्न होते हैं, जानकारी बच्चे लेते हैं, इसलिए प्रोग्राम सक्सेस था। लेसन 4 है, द इनेमी। ठीक है बच्चों, द इनेमी बहुत ही अच्छा सा लेसन है, कहानी बहुत अच्छी इसकी। क्वेश्चन है, हु वाज सदाव, सदाव कौन था। अगर आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सदाव कौन थे। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उनका घर कहाँ था। सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। आंसर देखिए, डॉक्टर सदाओ हॉकी, पूरा नाम है सदाओ हॉकी, वाज ए फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। सदाओ कौन थे, तो सदाओ हॉकी एक बहुत प्रसिद्ध जापान के सर्जर थे और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे, चिकित्सक और वैज्ञानिक दोनों थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, उन्होंने अपनी जो स्टडी थी, अध्ययन था, पढ़ाई लिखाई था,
मेडिकल के क्षेत्र मेडिसिन के बारे में पढ़ाई किए थे। कहाँ से? अमेरिका से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ही लिव इन ए हाउस, वह एक घर में रहते थे, विच वाज बिल्ट ऑन द जापानी कोस्ट, जो जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था। द हाउस वाज सराउंडेड बाई पाइन ट्री, और पाइन के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, अर्थात इनके घर के आसपास पाइन के बहुत से पेड़ थे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सदाओ कौन थे? सदाओ एक बहुत प्रसिद्ध जापान के सर्जन थे, चिकित्सक थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरा की थी और रहते कहाँ थे? जापान में रहते थे, समुद्री किनारे के पास, समुद्र तट पर उनका घर था और उसके आसपास बहुत पाइन के पेड़ थे। इतना लिख देंगे, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाई सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था? एंड वाई वाई लेटर कीप इन जापान, और बाद में जापान में क्यों रहने लगा? तो आंसर समझ लीजिए इसका। द जनरल कंसीडर डॉक्टर सदाओ इंडिस्पेंसिबल, जनरल को लगता था कि सदाओ उसके लिए ठीक है। ही फेल्ट दैट हिज लाइफ कुड बी सेव ओनली बाई हिम, जनरल का मानना था कि उसका जीवन केवल सदाओ ही बचा सकता था। एज ही वॉज वेरी स्किल्ड, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड था, उसके अंदर हुनर था। जनरल आल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के अलावा डॉक्टर किसी पे विश्वास नहीं करता था। जनरल मतलब किसी पे विश्वास नहीं करते थे। सो ही आई वाज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, इसीलिए उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। जो बच्चे इस कहानी को नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि सदाओ एक डॉक्टर थे और जनरल जो अधिकारी थे जापान के, उनकी बात की गई है। और डॉक्टर जो थे सदाओ थे, उनका घर जापान के निवासी थे। अमेरिका में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई के बाद फिर से आके जापान में सेना में वो काम करते थे। अब समस्या ये हो गई कि जापान और अमेरिका में युद्ध हो रहे थे। युद्ध के समय भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है जो सैनिक घायल होते हैं उनके इलाज के लिए, लेकिन सदाओ को इलाज सेना के बॉर्डर पर या सीमा पे नहीं भेजा गया, क्योंकि जो जनरल थे उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनको हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़ जाए, और ऑपरेशन के लिए सबसे सक्सेस कोई डॉक्टर था तो डॉक्टर सदाओ थे। तो जनरल नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ सीमा पे जाएं। यदि वो सीमा पे जाएंगे और कल के दिन किसी भी दिन अचानक जनरल की तबीयत खराब हो, उनका ऑपरेशन करना पड़े, तो डॉक्टर सदाओ नहीं रहेंगे तो ऑपरेशन होगा कैसे? उनको जान को खतरा था, इसलिए डॉक्टर सदाओ को रोक दिया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वुडेड पर्सन, घायल व्यक्ति कौन था? व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ? इसी लेसन का क्वेश्चन है बच्चों। हु वाज द वुडेड मैन, घायल व्यक्ति कौन था? व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ? आंसर को समझ लीजिए। द वुडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, घायल व्यक्ति एक अमेरिका का सिपाही था, सैनिक था। ही वाज बैडली वुडेड, वह बुरी तरह से घायल था। एट द स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम बैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रू, और उसके एक साइड में, एक तरफ से पूरा धूल मिट्टी सब भरे हुए थे उसके शरीर पे। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैंक्स, और उसका जो राइट साइड था, दाहिना साइड था, उसके पीछे पीठ पे सदाओ सा डेट ए गन पाउडर हैड बीन रीओपन, ऐसा लग रहा था कि गन पाउडर जो होते हैं उसको लगाया गया था। यानी एक्चुअल में हुआ क्या था, उस व्यक्ति को तो उसे एक गोली लगी थी, उसका जख्म था जिसको सदाओ देखा था एक तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हु वाज द वुडेड पर्सन, वुडेड पर्सन कौन था? घायल व्यक्ति कौन था? तो वह एक अमेरिका का सैनिक था। व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ था? तो जापान सेना के द्वारा उसे एक गोली लग गई थी, एक तरफ से पूरा धूल से भरा हुआ था, दूसरी तरफ खून लगे हुए थे जिसपे गन पाउडर लगाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 4, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस व्हाइट मैन यानी अमेरिकी के व्यक्ति को कैसे ऑपरेट किया, ऑपरेशन कैसे किया उसका? सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन, सदाओ को अमेरिकन व्यक्ति के शरीर से बुलेट यानी गोली को निकालने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। सोल्जर ने, सैनिक यानी सिपाही के। द सोल्जर वाज गिवन एथेंटिक्स, उस सिपाही सैनिक को एक दवा दी गई। डॉक्टर सदाओ फेल्ड द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, जब सदाओ अपने ऑब्जेक्ट से उसको देखा तो कुछ हार्ड लगा। इट वाज ए बुलेट, वह एक बुलेट गोली थी। देन डॉक्टर सदाओ टुक आउट द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, जैसे वो जितने अच्छे तरीके से हो सका डॉक्टर सदाओ ने उस गोली को बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा क्या हुआ? हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, कैसे उसका ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन के टाइम उसको एक दवा दी गई जिससे थोड़ी वो मूर्छित हो गया, और फिर अपने औजारों से जहाँ घाव थे उसमें ढूंढते रहे बुलेट को, लास्ट में बुलेट मिल गई, उसको बड़े सावधानी से बाहर निकाल दिए और उसका ऑपरेशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है, हाउ ओल्ड वाज डेरी, अगला लेसन है ये, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था? वाई पीपुल्स वेयर आफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे क्यों डरते थे? डेरी इज 14 ईयर्स
बॉय। डेरी का अगर क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा, डेरी इज 14 ईयर्स बॉय। डेरी जो था 14 साल का लड़का था। डेरी मैंने डेरी मिल्क नहीं है, डेरी लड़के का नाम है इंग्लिश में, वो लेसन है ये। तो डेरी इज ए 14 ईयर्स बॉय। डेरी 14 साल का एक लड़का था। वन साइड ऑफ फेस बर्न ड्यू टू एसिड, और जो एक साइड था चेहरे का एक तरफ का हिस्सा उसका जल चुका था एसिड से। एसिड जो चेहरे पे लोग फेंक देते हैं, चेहरा खराब कर देते हैं, उसी से जल गया था। पीपल लुक एट हिज फेस, जब लोग उसके चेहरे को देखते थे, कॉल इट टेरिबल थिंग्स, बहुत भयानक चीज मानते थे। उसका चेहरा देख के लोग डर जाते थे, कितना भयानक चेहरा है, उसे कहते थे कॉल इट टेरिबल थिंग्स, इसे भयानक चीज कहते थे, डरावनी चीज कहते थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एग्जांपल्स डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की प्रगति के लिए मिस्टर लैम्ब ने क्या उदाहरण दिया। मिस्टर लैम्ब यानी जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसने क्या एग्जाम्पल दिया। आंसर देख लीजिए। मिस्टर लैम्ब गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड। मिस्टर लैम्ब ने एक फूल और एक वीड यानी हरे छोटे से पौधे का उदाहरण दिया। ही टेल्स दैट, वह बताए कि वुड इज आल्सो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट एज इज ए फ्लावर। जैसे एक फूल बढ़ता हुआ हरा पौधा है, वैसे ही एक छोटा सा भी पौधा हरा वाला पौधा है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए वीड एंड ए फ्लावर। इसलिए एक वीड में और एक फ्लावर में कोई अंतर नहीं है। ए वीड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्लावर, एक छोटा सा हरा पौधा या घास भी या शैवाल कह सकते हैं इसको, शैवाल का भी अपना महत्व है, वो भी एक तरह का फूल ही है। आज हम क्लास 12 के पोएट्री से लेकर आए हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उन सभी को एक ही वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ से बच्चों आपको 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर का बाप भी आपको 4 नंबर लाने से इस बार नहीं रोक सकता। आज मैं जो पोएम की आज सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ आपको, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और इस साल भी आने के 99% गारंटी है यही आएंगे ही। इसके अलावा दूसरा आने की कोई संभावना नहीं, 1% चांस है दूसरे का, यही आएंगे आपके सेंट्रल आइडिया। तो इसको बिना देरी किए आप आज ही समझ लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, ताकि बोर्ड के एग्जाम में जिस दिन पेपर में सेंट्रल आइडिया आए, आप इसको खुशी खुशी बिना प्रेशर के बिना टेंशन के आप इस सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर लें। देखिए बच्चों, आप ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखने का मतलब क्या होता है। जब भी आप किसी भी लेसन के सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो सेंट्रल आइडिया मतलब होता है सारांश, उसकी मूलभूत जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उसमें जो केंद्र बिंदु है उसी को लिखना है। आपने पोयम पढ़ा है, पोयम में आखिर है क्या, पोयम का मतलब क्या है, पोयम लिखी क्यों गई है, इस लिखने का उद्देश्य क्या है, उसी चीज को आप लिख देना है। थोड़े से शार्ट में लिखना है बच्चों। कोई भी पोयम आप पढ़े हैं, आपको ये चीजें याद होंगी, नहीं याद है तो आप एक बार इसको दोहरा लीजिए पोयम को, उसी का सारांश लिख दीजिए, वही सेंट्रल आइडिया बन जाता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो थीम, जो किसी भी पोयम की थीम है वही उसकी सेंट्रल आइडिया है। बेसिक चीजें जो है समरी उसकी, उसी को लिखना होता है। आप चाहे तो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में करके सेंटेंसों में आसान शब्दों में उसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने बताया है और उसको समझाने का भी प्रयास किया है। फुल हिंदी में उसको मैं समझाने जा रहा हूं, ताकि यदि आप उसको समझ लिए तो अपने मन से भी बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। लेसन पहला जो है आपका पोएट्री का, माई मदर एट 66। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बार बार ये आता रहता है। तो पहले नंबर पे मैंने इसी को रखा है। चलिए देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया। इसकी सेंट्रल आइडिया हो जाएगी बच्चों, सेंट्रल आइडिया देखिए, द पोयम माई मदर एट 66। द पोयम यानी कविता, माई मदर एट 66, ये कविता का नाम है, मेरी माता 66 वर्ष की। इज कंपोज बाई, रचित है बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा। हर लेसन में जो भी पोयम लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखने वाले हैं आप, द पोयम, फिर पोयम का नाम लिखेंगे, उसके बाद कंपोज्ड बाई, और जो उसके पोएट्रेस या पोएट रहेंगे उसका नाम लिख देंगे। एक लाइन क्लियर। सभी पोयम का नाम याद रखिए और उसके पोएट्रेस या पोएट का नाम याद रखेंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। जो कविता है माई मदर एट 66, यह कमला दास के द्वारा रची गई है। सी स्टार्ट जर्नी, वह यात्रा करती हैं, विथ हर मदर, अपनी माता के साथ, टू कोचिन, कोचिन के लिए जा रही हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, शुक्रवार के दिन सुबह में अपनी माता के साथ कहाँ जा रही है, वो कोचिन जा रही हैं। कोची जगह है बच्चों, ध्यान देना, कोचिंग मत समझ लेना, कोचिन जगह है ये, ठीक है। द पोएट नोटिस हर मदर, कवित्री अपनी माता को ध्यान देती हैं, सिटिंग बिसाइड हर, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं, बिसाइड मीन्स बगल में, हर मीन्स उनके बगल में बैठी हुई हैं। हु वाज डॉजिंग, डॉजिंग मतलब ऊँघना, जम्हाई लेना, हल्की नींद लेना,
एंड ओपन माउथ, अपने मुंह को खोले हुए हैं, एंड हर फेस एक्ट, और उनके चेहरे को देख रही हैं, कलरलेस, रंगहीन दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, लाइक एस, जैसे कि कोई राख हो या मृतक चेहरा हो, एंड कॉर्प्स, लाश हो, कॉर्प्स में होता है बच्चों लाश, जैसे लाश हो या राख के समान दिख रहा है। एट दैट, उस समय, द पोएट रियलाइज, कवित्री महसूस करती हैं, दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, उनकी माता बूढ़ी हो गई हैं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, सेपरेट दोज थॉट, इन विचारों को भगा देती हैं, अलग कर देती हैं। एंड आउटसाइड देयर सिम्ड, और वो बाहर की तरफ देखने लगती हैं, यंग ग्रीन ट्री, छोटे छोटे जो हरे पेड़ पौधे हैं उन्हें देखने लगती हैं। इंजॉइंग चिल्ड्रेन, और जो आनंद उठा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उन्हें देखने लगती हैं। देन, तब, रीच्ड एयरपोर्ट्स, तब वह एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं। एंड स्टैंडिंग फार, और दूर खड़ी हो जाती हैं। लुक्ड हर मदर, अपनी माता को देखती हैं। फाउंड वेन, और जिनका चेहरा उदास है, कलरलेस, रंग विहीन है, लाइक विंटर मून्स, ऐसे लगता है जैसे शीत ऋतु के चांद हो। एंड ओल्ड पेन, और जो पुराने दर्द होते हैं। एंड चाइल्डहुड फियर्स रिटर्न, और बचपन के जो डर होते हैं वो वापस लौट आते हैं। बट द पोएट सेड, लेकिन कवित्री कहती है, टू मीट सून, कि शीघ्र ही मिलेंगे। एंड व्हील पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल, और जाते हुए मुस्कुराती हैं। ठीक है बच्चों, ये सारांश का हिंदी अनुवाद है, आप इसको समझ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार अपने वर्डों को आप जोड़ सकते हैं, जहां आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। कहानी में यही होता है कि कमला दास अपनी माता के साथ एयरपोर्ट कोची के लिए जाती हैं, साथ में बगल में मम्मी बैठी हुई है। उनको जब देखती हैं तो सोई हुई हल्की नींद में होती हैं, मुंह को खोले हुए होते, तो उनको देख इनको लगता है कि माँ मेरी सच में बुढ़ी हो गई है, ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, और कुछ ही दिनों में ये इसकी डेथ हो जाएगी। हो सकता है मैं उधर से आऊँ तो फिर माँ से मुलाकात न हो पाए, इस हालत में मेरी माँ है। उन सब चीज़ों को सोचती हैं, फिर बचपन के दिनों को याद करती हैं, और लास्ट में एयरपोर्ट पे जाकर वहाँ से बाय मम्मी कह के मुस्कुराते हुए जाती हैं, क्योंकि यदि वो दुखी दिखेंगी तो उनकी माँ को भी दुख होगा, इसलिए वो मजबूरी में मुस्कुराती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे। देखिए लेसन 2 जो है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, एक प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम स्लम में होता है, झुग्गी बस्तियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उस क्षेत्र का एक छोटा सा क्लासरूम, इस प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम। इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखिए बच्चों, द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इज ए स्लम, द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इज ए स्लम, कविता जो प्राथमिक विद्यालय का एक झोगी झोपड़ियों का क्लास है, कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर, किसके द्वारा रचित है? स्टेफन स्पेंडर के द्वारा रचित है, आप इसको याद रखेंगे नाम को। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ स्लम स्कूल, और किस पे आधारित है ये? जो झुग्गी बस्तियों में स्कूल होते हैं उनकी कंडीशन पे, स्थितियों पे आधारित है। दे आर वेरी फार फ्रॉम फैसिलिटीज, वे सभी बच्चे फैसिलिटी से बहुत दूर रहते हैं। दे आर टोटली अनकेयर्ड एंड इग्नोर, उन्हें पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। एंड इग्नोर देयर ग्रोथ, और उनके विकास को इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं देखा जाता है। इन अनवायलेंस ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स इन देयर बॉडी, और उनके शरीर में जो आवश्यक चीजें हैं वो अनबैलेंस होती है, असंतुलित होती है। दे आर द फाउलर ऑफ देयर पेरेंटल्स डिजीज, और वे अपने माता पिता के जो पैतृक बीमारियां होती हैं उनके फॉलोअर होते हैं, उन्हीं को प्राप्त करते हैं, अनुसरण करते हैं। दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर, वो भविष्य के सपने तो देखते हैं, देयर फ्यूचर लाक, लेकिन उनका जो भविष्य है वो लाक है, बंद है। ठीक है, छोटा सा है, इसको भी आप समझ लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेसन 3 जो है, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखा गया सेंट्रल आइडिया, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिख सकते हैं VVI, मस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी आने वाली सेंट्रल आइडिया है बच्चों, बार बार आती रहती है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। देखते हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, जो कविता है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, यह पाब्लो नेरुदा के द्वारा रची गई है। सी सजेस्ट दैट, वह सुझाव देती हैं कि शी वुड काउंट टू 12, वह 12 तक गिनेंगी। एंड एवरीबॉडी स्टिल, और प्रत्येक व्यक्ति शांत रहेगा, वह 12 तक गिनेंगी और हर व्यक्ति शांत रहेगा। दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, और यह जो टेक्निक है पोएट की, तकनीकी है कवित्री की, रिलेट टू वे ऑफ मेडिटेशंस, रिलैक्सेशंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, यह जो रास्ता है उनका ध्यान का,
शांति का, इंस्पायरेशन का। दिस प्रोसेस गिव बेनिफिट टू ऑल द क्रिएचर्स लिव, सभी जीवधारियों के, प्राणियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। लाइफ इज गिवन फॉर पर्पज टू बी फुलफिल्ड, जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। आप वी गिव टाइम टू आवर सेल्फ, हमें अपने लिए भी समय देना चाहिए, अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए। वी कैन रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ, हम अपने आप को पहचान सकते हैं। वी शुड नेवर थ्रेट्स आवर सेल्फ विथ एनी फियर्स, हम किसी डर से या भय से भयभीत नहीं होते। द अर्थ कैन टीच ए मोटिवेशन फॉर लाइफ टू ए लिव, जीने के लिए शायद पृथ्वी या प्रकृति है हमें कुछ सिखा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पोयम में बताया गया है कि कवित्री का मानना है कि यह भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग यहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना व्यस्त है लोग कि अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे बोल रही कि मैं 12 तक गिनूंगी, कल्पना करें कि अगर मैं 12 तक गिनूं और पूरी दुनिया कुछ पल के लिए शांत हो जाए और शांत होकर अपने बारे में सोचे कि मैं किस लिए इस धरती पे हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, आने का मकसद क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, अपने आप के भविष्य के बारे में सोचने के लिए और वर्तमान की स्थिति के बारे में सोचने के लिए वो कीपिंग क्वाइट यानी शांत होने को बोल रही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला लेसन है 4, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है ये सेंट्रल आइडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI बार बार आता रहता है ये। देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। द पोयम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। जो पोयम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु, इज कंपोज्ड, यह कंपोज्ड की गई है, रची गई है बाय फेमस रोमांटिक पोएट, जो प्रसिद्ध रोमांटिक कवि हैं जॉन कीट्स के द्वारा। ही सेड इट, वह कहते हैं कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु होती है, गिव ए जॉय फॉर एवर, वह हमेशा हमें सुंदरता या प्रसन्नता ही देती है, हमेशा हमें प्रसन्नता देती है। एंड नेवर एंड, और उसका कभी अंत नहीं होता। इंस्टेड, इसके बजाय, इसके अलावा, इट गिव अस पॉजिटिविटी, और ये हमें सकारात्मकता देती है। एंड मोटिवेशन देती है इन आवर हार्ड टाइम, हमारे बुरे समय में जब हमें परेशान रहते हैं तो हमें प्रोत्साहन देती है। व्हेन देयर सीम्ड अप एंड डाउन इन द लाइफ, जब जीवन में अप एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं उस समय भी यह हमें प्रतीत होती है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव इनकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एंड वर्क ऑफ आउट फॉर द बेटरमेंट, और अच्छा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। नेचर आल्सो टीच अस, प्रकृति भी हमें सिखाती है। वी कैन नॉट इग्नोर आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर में होता है बच्चों पूर्वज, हमें अपने पूर्वजों को इग्नोर नहीं कर सकते या हम अपने पूर्वजों को इग्नोर नहीं कर सकते। वी फाइंड द इमोर्टल्स ड्रिंक एज नॉलेज, हम कभी समाप्त न होने वाला ज्ञान रूपी पेय पदार्थों से हम प्राप्त करते हैं। एंड मोरल द लिगसी, और नैतिकता को प्राप्त करते हैं। वी रिसीव फ्रॉम सीनियर, ये हम अपने बड़े लोगों से प्राप्त करते हैं। दीज ऑल थिंग्स डेवलप पॉजिटिविटी विच इज जॉय फॉर एवर, और ये सभी चीज़ें हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें यानी कि अच्छी चीज़ें, धनात्मक चीज़ें देती हैं और हमारे जीवन में विकास होता है। यानी जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ देती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो समझ में आए बच्चों, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है? वो सभी चीज़ें जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है अस्थायी, हमेशा के लिए। ये नहीं कि क्षणिक सुख हो, फिजिकली ब्यूटी की बात नहीं की गई है इसमें। वो सुंदरता जिससे हमें आत्मा को शांति मिले, सुख की अनुभूति हो और सदैव उसे हम खुश रहें। जैसे एक बच्चा अपने माँ को देख के खुश हो जाता है तो एक सुंदरता है उसके लिए, माँ उसकी सुंदर है। एक माँ अपने बेटे को देख के खुश रहती है तो बेटा उसके लिए वो सुंदर वस्तु है। एक पति अपने पत्नी को देख के खुश रहता है, एक पत्नी अपने पति को देख के खुश रहती है तो उनके सुंदर। एक दोस्त को देख के प्रसन्न रहता है। माता पिता भाई बहन जितने रिश्तेदार हैं ये सब इसी चीज़ों से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए प्रकृति है, जब हम परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? प्रकृति में ठंडी ठंडी मौसम में घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो सुंदर चीज़ें हैं, उनसे हमें प्रसन्नता मिलती है और हमेशा मिलती है। जैसे बगीचे में फूलों के गुलशन में लोग घूमने क्यों जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, नदी झील के यहाँ घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ उनको शीतलता मिलती है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो सभी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको एक याद करने का और तरीका है बच्चों कि आप इसको एक बार पढ़िए, फिर कॉपी पे लिखिए, 2-3 बार लिखिए और फिर उसको मिलाइए कि स्पेलिंग सही हो रही है। जहाँ गलती है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं हार्ड लग रहा है कोई सेंटेंस तो उसकी जगह पे आप अपने हिसाब से सेंटेंस जोड़ लीजिए। मीनिंग अच्छी तरह कहानी की तरह आनी चाहिए। ठीक है, यही समझी होती है। जरूरी नहीं कि जो मैं वर्ड बता रहा हूँ वही वर्ड आप भी याद करें। आपको कोई दूसरा वर्ड याद है, स्पेलिंग उसकी अच्छी तरह याद है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यदि कहीं पे कोई वर्ड मीनिंग आप भूल गए और नहीं आ रही है तो उसको आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए होता है जंगल, जंगल की इंग्लिश क्या होती है? फॉरेस्ट। और मान लीजिए स्पेलिंग आपको नहीं याद है फॉरेस्ट, तो जंगल ही याद है तो जंगल ही लिख दीजिए, JANGAL, जंगल। जब ना आए तब के लिए मैं बोल रहा हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। छोड़ना नहीं है सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करने हैं आपको। कहीं वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो उसके लिए आप सेंट्रल आइडिया को छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। सभी मित्रों तक आप इसे शेयर करेंगे, ये आपसे मेरी उम्मीद है और आप इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।